अपने चर्चा की थी कि ये किस देश के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है और इसको कौन से भाग में शामिल किया गया है, तो भाग नंबर 4। मैं फिर कह रहा हूँ ये आपको याद जरूर होना चाहिए, भाग नंबर 4 और इसके बड़े बड़े जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 36 से 51 तक, ये आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपने इसमें खूब सारी चर्चा की थी। अपने इसमें ये भी कहा था कि BN राव ने इसको क्या कहा, ये वाद योग्य नहीं होने चाहिए, ये मूल अधिकारों से अलग होंगे। फिर इस पर अपने महत्व है कि इसका महत्व क्या है, तो गांधी जी के दर्शन जो है वो इसमें झलकते हैं अपने को, है ना। उसके बाद जैसे ये कर्तव्य नीति तक कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको ना ये बताए जाएंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जिन पे गांधी जी का सीधा प्रभाव पड़ा है। ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिसपे गांधी जी का सीधा प्रभाव पड़ा है। आदित्य, अनुच्छेद का मतलब होता है वर्णन। इसका एक पर्टिकुलर अर्थ है कि इसी के अंदर इसका वर्णन है, इसी के अंदर इसका वर्णन है। हिंदी का कोई पैराग्राफ आता है ना, हिंदी का कोई पैराग्राफ है, उसमें से आपको प्रश्न करने होते हैं, आपने ऐसा किया होगा। वो पैराग्राफ जो होता है उसको भी अनुच्छेद बोलते हैं कि इसका वर्णन इस इतने प्यारे पैराग्राफ के अंदर है। तो अनुच्छेद का शाब्दिक अर्थ यही बनता है कि इस पर्टिकुलर किसी चीज का वर्णन इसी के अंदर ही है। जैसे अपने अनुच्छेद 36 करेंगे तो इसका वर्णन और कहीं नहीं है, इसका पर्टिकुलर वर्णन इसी अनुच्छेद के इसी के अंदर है। तो ये उस अनुच्छेद का मतलब है, ठीक है। तो अपने अनुच्छेद 36 किया था, है ना। अनुच्छेद 36 में क्या किया अपने, राज्य की परिभाषा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि राज्य की परिभाषा 2 जगह आती है, एक तो कौन सी, अनुच्छेद 36 और एक अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 जो है वो किससे संबंधित है, मूल अधिकार से, और 36 किससे संबंधित है, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित। फिर अपने अनुच्छेद 37 किया था, अनुच्छेद 37, है ना। 37 में क्या है, कोई चीज याद नहीं करनी है आपको, सिर्फ एक चीज याद करना है, इन नीति निर्देश तत्वों को क्या करना है, लागू करना है। इन नीति निर्देश तत्वों को क्या करना है, लागू करना है। फिर आपने अनुच्छेद किया 38, इसमें क्या था, राज्य लोक कल्याणकारी हेतु समय समय पर सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था करेगा अपने संसाधन के अनुसार। फिर आपने अनुच्छेद किया अनुच्छेद 39, इसमें क्या किया था, हैं, हाँ, स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन और आजीविका चलाने के लिए समान अवसर मिलेंगे। आजीविका यानी अपने जीवन चलाने के समान अवसर मिलेंगे और समान कार्य के लिए समान वेतन की अपने चर्चा की थी। फिर अपने अनुच्छेद किया था अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन। तो मैंने कल ये बताया था कि गांधी जी का दर्शन इसमें झलकता है सीधा सीधा, क्योंकि गांधी जी की विचारधारा थी क्या कि जो प्रशासन, शासन और प्रशासन क्या है, दूर बैठे गांव और ढाणी तक के लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। प्रशासन और शासन क्या है, दूर तक पूरे गांव के ढाणी तक बैठे लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो गांव के अंदर का प्रशासन लेके आना है तो उसके लिए फिर किसकी व्यवस्था की गई थी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इनको जो बनाया गया, या बाद में भारतीय संविधान के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की गई थी 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। फिर आपने अनुच्छेद किया कौन सा, 41। अब इस 41 में अपने कुछ लिख चुके थे क्या, लिख लिया, क्या लिखा था इसके अंदर, अनुच्छेद 41 में क्या लिखा था, राज्य अपने संसाधनों के अनुसार समय समय व्यवस्था करेगा, बुढ़ापा, बीमारी, बेरोजगारी, है ना, इन पे क्या है, इनकी सहायता करेगा। तो मैंने अपने कल बताया था कि जो ये चिरंजीवी बीमा योजना आई है सरकार की, अभी चल रही है ना राजस्थान सरकार की, तो ये किसके अंदर अनुच्छेद 41 का प्रयोग कर रहा है। अपने को स्कॉलरशिप मिलती है ना स्कॉलरशिप, तो ये स्कॉलरशिप में किस में आ रहा है, ये भी किस में आ रहा है स्कॉलरशिप, इसी अनुच्छेद 41 के तहत सरकार का कर्तव्य बनता है कि समय समय पर बच्चों के हम क्या स्कॉलरशिप दी जाए। बेरोजगारी भत्ता सरकार दे रही है तो वो भी सरकार का क्या बनता है, कर्तव्य बनता है। तो नीति नेतृत्व जो है वो क्या है, सरकार के कर्तव्य हैं, सरकार की क्या है, कर्तव्य है। क्या अपने इनको दावा मान सकते हैं कि ये मानव के दावे हैं या मानव के अधिकार हैं, मान सकते हैं क्या, नहीं मान सकते, क्योंकि ये मूल अधिकार के अंदर नहीं है। आपने कल चर्चा की थी ना कि ये मूल अधिकार से अलग है, ये सरकार की ड्यूटी बनती है। जो कर्तव्य होते हैं ना वो सरकार का बनता है, करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। जैसे अब आपका कर्तव्य है, अपना कर्तव्य क्या है कि अपनी माता पिता की सेवा करनी है, या अपने जब छोटे होते थे स्कूल में अपने को बताया जाता था कि रोज अपने जब स्कूल आते हैं तो अपने माता पिता के पैरों को छू कर आएंगे, तो ये क्या बनता है, अपना कर्तव्य बनता है। अगर अपन नहीं करते तो कोई अपने को दंड देता है क्या, कल ले तू आज करके को नहीं करके चाल, ऐसा कुछ नहीं होता ना। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, कर्तव्य है। ये क्या चीज है, कर्तव्य है।
ये एक प्रकार से हमारे सामाजिक मूल्यों के अंदर मान लीजिए कि हमारे क्या है सामाजिक मूल्यों के कर्तव्य को हम सामाजिक मूल्य में मानते हैं। उसके बाद अगला जो आज करना है आपको वो करो अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 इसमें लिखो, अनुच्छेद 42 इसमें लिखो राज्य है। अनुच्छेद 42 में लिखो राज्य है। अनुच्छेद 42 राज्य है न्याय संहिता। राज्य है न्याय संहिता, न्याय संहिता काम, या इसको ऐसे लिख दो राज्य है काम की न्याय संहिता। राज्य है काम की न्याय संहिता। काम की न्याय संहिता मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हम उस कार्य जो कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या मिलना है, न्याय मिलना है। उसे क्या मिलना है, न्याय। ऐसा नहीं हो कि 1 2 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति ज़्यादा काम कर रहा है, 2 क्या है बैठे आराम से हैं, तो वो न्याय नहीं है ना, वो उसका शोषण हो रहा है वहाँ पे। तो काम की न्याय संहिता लिख लिया। वह काम की न्याय संहिता वह मनोवांछित दशाओं में, मनोवांछित दशाओं में सहायता, मनोवांछित दशाओं में सहायता तथा प्रस्तुति समय सहायता। प्रस्तुति समय सहायता, प्रस्तुति का मतलब है कि जो महिला है और वो प्रेग्नेंट होती है, महिला है वो प्रेग्नेंट होती है ना, उस समय उससे सहायता दी जाएगी, कुछ चीज़ें उसको दी जाएगी, यानी उसको सहायता की सहयोग किया जाएगा। तो एक सहयोग तो आपको मैंने उस दिन बताया था ना कि क्या होता है कि जब कोई कर्मचारी है महिला और प्रेग्नेंट है तो उसे 180 दिन का, पहले 180 दिन का सवेतनीय अवकाश मिलता था। सवेतनीय अवकाश अर्थात वो अवकाश लेके घर पे रह सकती है और उसकी सैलरी नहीं कटेगी, उसकी सैलरी कटेगी नहीं। वैसे आप छुट्टी लेते हो आम दिनों तो आपकी CL वगैरह लगती है, तो एक लिमिट होती है कि 10-15 जो भी CL है उस लिमिट होती है, उसके बाद अगर आपको CL लेोगे तो आपकी सैलरी या ऐसा कुछ होगा। तो इसमें क्या 180 दिन लगातार ले सकते हो और आपकी सैलरी नहीं कटेगी। 180 दिन में कितने महीने बन जाते हैं अपने, करीबन 6 महीने के आसपास समय बन जाता है ना। 6 महीने आप लगातार छुट्टी ले सकते हो ऐसी कंडीशन के अंदर, तो आपकी सरकार क्या है तनख्वाह नहीं कटेगी, सैलरी नहीं कटेगी, उसे बोलते हैं सवेतनीय अवकाश, वेतन सहित अवकाश। ये किस में आता है, ये अनुच्छेद 42 में आता है। अब सरकार ने क्या किया, इसको और विस्तारित करने के लिए एक जननी सुरक्षा कार्यक्रम चलाया है, चलाया ना, जननी सुरक्षा कार्यक्रम। सरकार, राजस्थान सरकार ने एक जननी सुरक्षा कार्यक्रम चलाया हुआ है। तो जिस समय महिला प्रेग्नेंट होती है उसको कुछ और सुविधाएं दी गई है। एक वो 104 नंबर गाड़ी दी गई है ना, 108 एम्बुलेंस, तो वो तो है घायल जो होते हैं, जो सड़क एक्सीडेंट हो जाए कोई घायल है उसको उठाने के लिए, और 104 नंबर की गाड़ी एम्बुलेंस दी गई है जो स्पेशल किसके लिए है, इस महिला के लिए है। भी कोई महिला जो है वो प्रेग्नेंट है, उसको जब बच्चा होने वाला है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो 104 नंबर पर डायल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, वैन आ जाएगी या एम्बुलेंस आ जाएगी। तो ये भी किस में है, ये अनुच्छेद 42 में। अब ये अपना अधिकार है क्या कि नहीं नहीं हमें तो वैन दो, एम्बुलेंस दो, अधिकार नहीं है अपना, अपने मांग नहीं सकते इसको, नहीं नहीं ये तो हमारा अधिकार नहीं है। ये सरकार का कर्तव्य है कि सरकार समाज को, सामाजिक को, महिलाओं को सहायता देने के लिए व्यवस्था कर रही है। तो ये किस में आ जाएगा, अनुच्छेद 42। लिख लो इसमें जननी सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा कार्यक्रम में मातृत्व अवकाश इसी में शामिल है। वह मातृत्व अवकाश, वह मातृत्व अवकाश इसी में शामिल है, मातृत्व अवकाश इसी में शामिल है, इसी में शामिल है। फिर अनुच्छेद 43, फिर अनुच्छेद 43। देखिए जितने अनुच्छेद हैं 36 से लेकर 51 तक, आप 2-3 बार इसको पढ़ोगे ना आपके याद होने लग जाएंगी, बड़ी बड़ी चीज़ें आपकी याद हो जाएगी। तो बड़ी बड़ी चीज़ें जब आपकी याद हो जाएगी तो आपको आत्मविश्वास बन जाएगा कि हाँ ये चीज़ें हमें याद हो रही है। और एक बार आत्मविश्वास बढ़ने लग गया ना तो उसको आप बहुत बड़े तरीके कर लेगो। अभी क्या है कि आप कुछ चीज़ें पढ़ते याद नहीं तो हमारा आत्मविश्वास नहीं बनता, इसलिए अपने को वो चीज़ें बोर लगती है, या अपने क्या कहते हैं कि ये चीज़ तो हार्ड है। अब जैसे मैथ है ना, मैथ लोगों को, ज़्यादातर लोगों को हार्ड लगती है। अब नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है उसको मैथ आसान लगती है, क्योंकि उसने क्या उस पर बार बार क्या अभ्यास कर लिया, अभ्यास किया, आत्मविश्वास बन गया और एक उसका इंटरेस्ट बन जाता है। तो जब तक किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा ना तब तक आप उस चीज़ को कवर नहीं कर पाओगे। तो एक तो इंटरेस्ट बनना,
और इंटरेस्ट कब बढ़ेगा, जब उसको बार बार आप पढ़ने का प्रयास करोगे तभी। अब ये तो है नहीं कि किताब बंद पड़ी और आप सोच रहे हो बस अपने आप तैयार हो जाए, इंटरेस्ट बन जाए, अपने आत्मविश्वास आ जाए, अपने आप पढ़ा जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें मेहनत तो साथ साथ करनी होगी। अनुच्छेद 43, और फिर देखना जब आपके ना 10 अनुच्छेद भी याद हो गए ना एक बार, तो आप में इतना आत्मविश्वास हो जाए कि आप 10 और कर जाओगे जल्दी जल्दी। तो ये कब होगा, जब ये बार बार आप अभ्यास करोगे। अब उसके बाद अनुच्छेद 43 लिखो। अनुच्छेद 43 इसमें लिखो कामकारों का या कामकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कामकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, मतलब जो कार्य करने वाले होते हैं ना, उनकी मजदूरी क्या निश्चित होती है, मजदूरी क्या है, निश्चित होती है। जैसे अभी वर्तमान में मजदूर की जो मजदूरी है ना, वो पहले तो 300 रुपये थी, अब शायद तक 350 के आसपास है ना, 350 के आसपास हो गई है। और जो मिस्त्री जो है, चिनाई का जो मिस्त्री, उसकी पहले 500 चलती थी, और अब शायद तक ये 550 या 600 लेने लग गए होंगे। तो है 700 तक पहुँच गए। अच्छा, मैं 500-550 पहुँचे, 700 तक पहुँच गए क्या? हाँ, ये निश्चित है भाई, ये क्या है, ये निश्चित है, और ये उनका हक बनता है। ये निश्चित कौन कर रहा है? मजदूर संघ कर रहे हैं, और सरकार उनको प्रोत्साहन देती है। फिर सरकारी आंकड़े भी आते हैं, सरकारी आंकड़े भी आते हैं। सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं? वो मजदूरों की क्या है, तनख्वाह निश्चित करती है। सरकारी आंकड़े क्या है? मजदूरों की जो है मजदूरी निश्चित करती है। उसमें आता है कुशल, ठीक है, कुशल मजदूर, अर्ध कुशल मजदूर, और बहुत ज़्यादा मतलब श्रेष्ठ मजदूर ना, तो ऐसे क्या उनकी निश्चित की जाती है। तो साहित्यक श्रेष्ठ मजदूर की अब साहित्यक है ना, मेरे ख्याल 275 के आसपास है। जो सबसे बढ़िया मजदूर है, जिसको पूरा काम आता है, उसको 275 रुपये मिलेंगे साहित्यक सरकारी आंकड़े के अनुसार। पूरा मेरे को भी ये आंकड़े याद नहीं है जस्ट में, इससे पहले इनकी कम थी। तो ये जो है ना, ये जो कुशल, अर्ध कुशल, श्रेष्ठ मजदूर होते हैं, इनके जो आंकड़े निर्धारित करते हैं, ये सरकार का बनता है। तो उन्होंने क्या कह दिया कि कामकारों की निश्चित मजदूरी। अब आता है 43A, 43A। अब इसमें ना ये अनुच्छेद आपको याद करना है जरूर। ये क्या करना है याद? जो बड़े बड़े उद्योग धंधे होते हैं ना, बड़े बड़े उद्योग धंधे होते हैं, उनका जो प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है, उन मैनेजमेंट के अंदर मजदूरों की हिस्सेदारी, ये किस में है? अनुच्छेद 43A के अंदर है। बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, अब उस उद्योग धंधे में मजदूर कार्य करेंगे, तो उस मजदूरों की भी क्या इस मैनेजमेंट में हिस्सेदारी होगी। क्योंकि उस मजदूरों का जब तक मैनेजमेंट में हिस्सेदारी नहीं होगी, तो जो मैनेजमेंट है वो कभी मजदूरों की हित की बात नहीं करेगा, है ना, कभी मजदूरों की हित की बात नहीं करेगा। एक आपने अनुच्छेद 19A किया था, उसमें आपने एक अनुच्छेद लिखा था, आप 19(1) शायद तक गैर लिखा था, संघ बनाने की स्वतंत्रता, क्या आपने ख्या लिखा था? संघ बनाने की स्वतंत्रता, है ना। तो अब ये मजदूर संघ क्या करेंगे? मजदूर संघ बनाएंगे अपना, और उनका एक नेता होगा, है ना, गए, हाँ। तो मजदूर संघ बनाने की स्वतंत्रता, शायद ख्या तो सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता, तो मजदूर संघ बन गया, मजदूर संघ बन गया। अब ये मजदूर संघ का जो इनके लीडर वगैरह होते हैं ना, इन मैनेजमेंट में हिस्सेदारी होगी। अब ये जो लीडर होंगे, ये किन की बात करेंगे मैनेजमेंट में जाके? इन मजदूरों की बात करेंगे। क्योंकि वही बात आ गई ना, अगर इनमें मैनेजमेंट नहीं होगा तो मैनेजमेंट करने वाला इनका शोषण किया जाएगा। तो सरकार भी क्या चाहती है कि मजदूरों का शोषण नहीं हो। कहाँ पे? उद्योग धंधों में। तब क्या किया जाएगा कि उद्योग धंधे हैं उनमें उसकी मैनेजमेंट में भी क्या है, या उसके प्रबंधन में भी क्या है, मजदूरों का हिस्सेदार होना। तो अनुच्छेद 43A लिखो, अनुच्छेद 43A लिखो। औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों या मजदूरों की भागीदारी। औद्योगिक प्रबंधन में, प्रबंधन को कहते हैं मैनेजमेंट, ठीक है, या व्यवस्था। औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों या मजदूरों की भागीदारी, श्रमिक या मजदूरों की भागीदारी, श्रमिक या मजदूरों की भागीदारी, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, इसी में लिखना 43B, 43B। इसमें लिख लो सहकारी समितियों, सहकारी समितियां का गठन, सहकारी समितियों का गठन, सहकारी समितियों का गठन। तो 43 के अंदर आप ध्यान रखना, एक तो 43 याद रखना है आपने, और एक कौन सा याद रखना है? 43A याद रखना है।
43 ए। एक जहाँ मैंने आपको भाग लिखाए थे ना, भाग 1, भाग 2, भाग 3, वो टॉपिक निकालना एक बार। भाग 1, भाग 2, भाग 3 ये लिखाए हैं। उसमें भाग 9 कै है ना, और भाग 9 ख और भाग 9 गह लिखाया है क्या? ख लिखा है। ख में क्या लिखा है? सहकारी समितियों की व्यवस्था लिखा दी ना वहाँ पे आपको, वहाँ लिखाई हुई ना, बस ठीक है। यही मेरे को ये लग रहा था जैसे मैंने आपको वहाँ ये नहीं लिखाया, जैसे मेरे को लग रहा था। तो उसमें कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 97 2011 के अंदर ये लिखा है ना आपको कि 97 संविधान संशोधन किया था, और उसके तहत क्या है, सहकारी समितियों को कहाँ जोड़ा गया था? सरकारी समिति कहाँ जोड़ा गया है? भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया है। ठीक है, अगर नहीं लिखा है ना तो वहाँ पे 97वां संविधान संशोधन 2011 लिख देना भाई। 97 97वां संविधान संशोधन। ठीक है, 97वां संविधान संशोधन 2011 97 संविधान संशोधन है, और सन कौन सा? 2011 है। हो गया, तो ये हो गया अनुच्छेद 43। अब लिखिए अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 इसमें आएगा समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। इसमें ना समान नागरिक संहिता है, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। इसके अंदर क्या है कि व्यवस्था की गई है कि भारत में समान नागरिक संहिता होगा, सिविल कोड होगा, सभी की क्या है, ड्रेस एक जैसी होगी, मतलब एक जैसा पहनावा होगा सभी का, पहनावे में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तीसरा महिला जो है उनके अधिकारों में भेदभाव नहीं होगा, महिला कानून सारे एक जैसे होंगे। तो इसका एक मुद्दा बन गया था बाद में क्या, कि जो ये मुस्लिम जो महिला तलाक वाला था ना, अपनी चर्चा की थी ना पहले 3 तलाक वाला, ये बाद में क्या है, इसी समान नागरिक संहिता का विषय है। क्योंकि देखिए हिंदू महिला जितनी भी है उनको संविधान के अंदर या कोर्ट के द्वारा अधिकार दे दिए गए क्या, कि हिंदू महिला जो है या मुस्लिम महिलाओं को छोड़कर अन्य जो महिलाएं हैं अपने देश के अंदर, वो तलाक की एक प्रक्रिया है, और तलाक कहाँ होगा? उसका कोर्ट के अंदर होगा। और ऐसे नहीं है कि चलते कोई तलाक दे देगा, उसकी एक प्रक्रिया होगी, है ना, तो प्रक्रिया के तहत दिया जाएगा। लेकिन मुस्लिम जो कानून है या जो अपने ये कानून मानते हैं कि हमारा जो इस्लामिक कानून है, उस कानून में महिला को तलाक कोर्ट के द्वारा नहीं, जबकि 3 तलाक का मुद्दा चलता है कि 3 तलाक बार बोलने से तलाक हो जाता है। ये जो चल रहे थे, विवाद चल रहे थे, तो इस विवाद को कहाँ पे किसका विषय माना गया? समान नागरिक संहिता का माना गया। हुआ क्या था, बीजेपी पार्टी है ना, ये 1980 तक और मुख्य रूप से 1986 तक उफान पर नहीं आई थी, इतनी चर्चा में नहीं आई थी, क्योंकि उस समय इसके 2 ही लीडर थे। कौन? एक अटल बिहारी वाजपेयी जी और एक लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये 2 ही थे। 1986-87 के आसपास यूपी, शायद यूपी का ही है या बिहार का है, शाहबानो केस बना था, एक शाहबानो केस बना था। उस केस के अंदर क्या है, उस शाहबानो जो महिला थी, उस महिला को तलाक दे दिया गया था, और उसके साथ 4 पता नहीं 5 बच्चे थे, और उसको ये बोला गया आज के बाद तुम मेरे साथ नहीं, उसके हस्बैंड। और वो उम्र भी उसकी काफ़ी थी उस महिला की, ये नहीं है कि वो जवान थी, मतलब आई थिंक सो उसकी उम्र थी शायद तक 50+ थी उस महिला की उम्र, तो उसको तलाक दे दिया गया। तब ये मुद्दा कहाँ पर चला गया था? कोर्ट के अंदर चला गया था। और फिर बीजेपी ने इस मुद्दे को क्या है, इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उछाला क्या है, इस मुद्दे को, मतलब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी क्या है कि घेरने लगी, और बीजेपी का उत्थान होने लग गया उसके बाद। और काफ़ी फायदा हुआ है इस मुद्दे से बीजेपी को, क्योंकि एक तरफ देखे जाए तो महिला अधिकार की बात हो रही है, वो सही भी थे, मुद्दा उठाना उनका सही भी था कि महिला अधिकार की बात हो रही है। वो जो शाहबानो केस है ना, तब से लेकर 2017-18 के अंदर जब तक इसको तलाक वाला मुद्दा नहीं बना, तब तक ये मुद्दा चलता आ रहा है। यानी इस महिला अधिकारों को, मुस्लिम महिलाओं के जो अधिकार है तलाक वाला, इसको मुद्दे को शुरुआत करने वाली मुख्य रूप से महिला कौन है? शाहबानो है। तो कभी कभी मेरे को ये लगता है कि इस शाहबानो ने ना बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं का मतलब क्या है जीवन बचाया है, इसने बहुत सारी महिलाओं का क्या इसने जीवन बचाया। क्योंकि देखो कई बार कंडीशन अलग होती है,
कई बार तलाक ये सही भी होते हैं, अपने ये नहीं कहते कि हमेशा हर जगह गलत है, हर जगह पुरुष गलत होते हैं, हर जगह महिलाएं सही होती है, लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी आती है कि महिलाएं गलत नहीं होती फिर भी उनको सज़ा भुगतनी पड़ती, तो बहुत सारी महिलाओं को सहयोग दिया गया। तो उसका जो विषय है ये समान नागरिक संहिता है। अब आती है कि भारत के अंदर ये कहीं लागू है क्या, तो भारत के अंदर एक राज्य है गोवा, उसमें ये अभी तक लागू कर चुके हैं। भारत का एक ही राज्य है गोवा जिसमें समान नागरिक संहिता लागू की गई है। तो आप इसके नीचे लिख दो, समान नागरिक संहिता केवल गोवा के अंदर लागू है, समान नागरिक संहिता केवल गोवा के अंदर लागू है। और अगला पॉइंट लिख लेना, 3 तलाक का मुद्दा इसी से संबंधित है, 3 तलाक का मुद्दा इसी से संबंधित है, 3 तलाक का मुद्दा इसी से संबंधित है। अपने मुस्लिम धर्म को छोड़ दें। अब भाई बात देखो, बहुत इंटरेस्ट कहानी है। ये मुद्दा महिला अधिकारों का है या महिला का मुद्दा है, अपने ये मान लें ये मुद्दा क्या है, महिला का। अब इस मुद्दे को किसके साथ जोड़ दिया, जब ये चर्चा में आया किसके साथ जोड़ दिया, धर्म पे जोड़ दिया। तो मुस्लिम कई जो कट्टर मुस्लिम लोग थे उन्होंने ये कह दिया कि हिंदू कौन होते हैं हमारे धर्म के अंदर प्रवेश करने वाले, वो कौन है जो हमारे धर्म के बारे में बताएंगे, जबकि ये मुद्दा धर्म का नहीं है, ये मुद्दा धर्म का नहीं है, ये मुद्दा 2 लिंग का मुद्दा है, एक पुरुष और एक महिला, उसका मुद्दा है ये, महिला अधिकार का मुद्दा है, महिला को अपने जीवन सही तरीके से जीने का मुद्दा है ये, और महिला को अपने जीवन को उत्थान करने का मुद्दा है, किसी धर्म का मुद्दा नहीं। कोर्ट भी यही कह रही है कि मुद्दा को, इस मुद्दे को धर्म से मत जोड़ो, इस मुद्दे को क्या जोड़ो, धर्म से, इस मुद्दे को आप मानव समुदाय से जोड़ के देखिए, है ना, तब ये चर्चा वगैरह काफ़ी हो जाती है। हर रियल में ये महिला सुधार मुद्दा होना चाहिए, ये धर्म का मुद्दा नहीं है, लेकिन बना लिया लोगों ने धर्म का मुद्दा। किसी के पक्ष में था, किसी के विपक्ष में था, विपक्ष वालों ने विरोध किया, पक्ष वालों ने वैसे विरोध किया कि नहीं नहीं ये नहीं सही है, ऐसे ही होना चाहिए ना, तो ये चीज़ें हैं। तो अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ठीक है, लिख लिया, 3 तलाक का मुद्दा इसी में शामिल है। अब आता है अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 सॉरी 48 नहीं 45, अनुच्छेद 45। क्या था, ये शाह बानो ना, इसको तलाक दे दिया गया, और तलाक के बाद शाह बानो ने कहा ठीक है तलाक दे दिया, लेकिन मेरे को भत्ता दो, पालन पोषण वाला भत्ता दो। तो इसके हस्बैंड ने वो मना कर दिया कि नहीं दूंगा मैं, तब ये मुद्दा ज़्यादा बन गया। तो यानी महिला को तलाक दे दिया, उसके बाद उसका वो भत्ता या पालन पोषण दिया जाता है ना, उसका मुद्दा बना था ये शाह बानो केस वाला। और फिर कोर्ट ने दिलवाया था, शाह बानो कोर्ट से जीती थी वो केस, शाह बानो कोर्ट से वो केस जीती थी, और ना वो जब केस जीती ना तब तक वो काफ़ी टाइम लग गया था उसको जीतते, लेकिन जब वो जीती ना तो मुस्लिम महिलाओं को, बहुत से मुस्लिम महिलाओं को क्या मिलने लग गया, उसके बाद में तलाक हो जाता था उनका, लेकिन बाद में उसको क्या भत्ता पालन पोषण वगैरह मिलने लग गए थे, लेकिन उससे पहले नहीं मिलते थे। और मज़े वाली देखो, सरकार जो है उस समय कांग्रेस की सरकार थी, 86-85 के अंदर राजीव गांधी के आसपास प्रधानमंत्री थे। तो राजीव गांधी के प्रधानमंत्री में एक मुस्लिम MP थे ये, और साथ मंत्री भी थे। उन्होंने ना इसका विरोध करते हुए सरकार से इस्तीफा दे दिया था। उसने ये कहा था कि आप गलत कर रहे हो, आप महिलाओं को अधिकार दो जो महिला का अधिकार बनता है, यानी महिलाओं के समर्थक में उसने सरकार से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया। तब ये मुद्दा बहुत ज़ोर से उठ गया था, क्योंकि एक मुस्लिम पुरुष महिला के साथ खड़ा हो गया था, जो मंत्री था उस समय, वो महिला के साथ खड़ा हो गया, उसने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद ये मुद्दा बड़ा हो गया कि हाँ भाई इसका मतलब ये सही चीज़ है, सही हो रही है। फिर कोर्ट के अंदर केस वगैरह चला और इसको बाद में भत्ता वगैरह दिया गया। अनुच्छेद 45 आपने अनुच्छेद 21 क्या किया था, अनुच्छेद 21 क्या था, उसके अंदर 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को, है ना, 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा, ये अपने वहाँ करके आए हैं ना। अब देखिए, मैंने आपको ये कहा था कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए मूल अधिकार के अंदर भी इसकी चर्चा है, मूल अधिकार में इसकी चर्चा है अनुच्छेद 21 के अंदर। जब हम नीति निधित्व पढ़ेंगे अनुच्छेद 45, उसमें भी इसकी चर्चा आएगी 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं की। और जब हम आगे मूल कर्तव्य करेंगे तब हम 51 के अंदर भी इसकी चर्चा करेंगे, किसकी, 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं की। 3 जगह इसकी चर्चा होगी, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 का। अब देखिए, ये तो एक बालक का अधिकार है कि उसकी उम्र अगर 6 से 14 वर्ष है तो वो शिक्षा ग्रहण करेगा,
ये किसका अधिकार है? बालक का। यहाँ पे 45 में नीति तत्वों के अंदर सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वह 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं की शिक्षा की क्या करेगा? व्यवस्था करेगा। बालक का अधिकार है, सरकार व्यवस्था करेगा। फिर आता है 51 के अंदर माता पिता और संरक्षण की यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने बच्चों को जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाए। तो 3 जगह आ रही हैं, एक में बालक के अधिकार आ रहा है, एक में सरकार का कर्तव्य आ रहा है और एक में जनता के कर्तव्य आ रहे हैं। इसलिए इसको कहाँ रखा गया? तीनों जगहों में रख दिया कि माँ बाप का भी कर्तव्य बनेगा, बच्चे का अधिकार भी बन रहा है और सरकार का भी क्या है? कर्तव्य बनेगा। तो तीनों जगह इसको रखा गया है। इसलिए अपने अनुच्छेद 21 क में भी करके आगे, अब यहाँ पर 45 में कर लेंगे और यहाँ 51 क में भी कर लेंगे। तो अनुच्छेद 45 इसमें लिखो 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 86वां। कब हुआ था? 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 2009 के अंदर क्या बना था? RTE, राइट टू एजुकेशन, है ना। और ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। मैं ये फिर कह रहा हूँ, ये तारीख आपको याद करनी है। ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ है? RTE नियम जो है यानी निःशुल्क शिक्षा जो व्यवस्था की गई थी उसको लागू कर दिया गया कि अब भारत और भारत के किसी भी राज्य के अंदर ये व्यवस्था की जाएगी। लेकिन 2010 के अंदर क्या जम्मू कश्मीर में लागू था? क्या जम्मू कश्मीर में लागू था? क्या ये नहीं था। 2010 में जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में लागू कब हुआ है? ये 31 अक्टूबर 2019 को, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर क्या बन गया? केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जम्मू कश्मीर क्या बन गया भाई? केंद्र शासित प्रदेश। तो जैसे केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो यहाँ जो केंद्र सरकार के जो नियम है या कानून है वो सारे अपने आप लागू हो जाते हैं। पहले इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ था जम्मू कश्मीर को, और जम्मू कश्मीर का स्वयं का एक संविधान था। तो भारत सरकार जो कानून बनाती वो अगर जम्मू कश्मीर में लागू करने हैं तो वहाँ की जो सरकार है या वहाँ की जो विधानसभा है उसमें उसको पास करवाना होता था। तो ऐसे नहीं, बाकी राज्यों के अंदर तो पास नहीं करवाना। अगर भारत सरकार ने कोई कानून बना दिए, कुछ कानूनों को छोड़कर, कुछ कानूनों को पास करवाना है जिसे विशेष अधिकार बोला जाता है, उनको छोड़कर साधारण कानून है जो भारत सरकार ने बना दिए अपने आप लागू हो जाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में कोई भी कानून लागू नहीं होता। रक्षा से संबंधित और पैसे वित्त से संबंधित कानून थे वो लागू होते थे केवल सीधे। ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन 2009 के अंदर RTE बना, राइट टू एजुकेशन, और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसकी व्यवस्था मूल अधिकार में की गई है। तब तो हम बात करेंगे 21 क की। नीति तत्वों की बात करेंगे तो अनुच्छेद 45 की। अनुच्छेद 46 इसमें लिखो, अनुच्छेद 46 में लिखना, अनुच्छेद 46 इसमें लिखो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य दुर्लभ वर्ग या दबित वर्ग या कमजोर वर्ग, अन्य कमजोर वर्ग। अनुसूचित जाति का मतलब क्या हो गया? SC और ST। ये जो क्षेत्र है या ये जो जाति है, ये समुदाय है, ये वर्ग जो है, उनको शिक्षा और साथ में क्या है? शिक्षा व अर्थ समझित, शिक्षा व आर्थिक, अर्थ समझ लो, या आर्थिक रूप से क्या है? सहायता देना। शिक्षा में सहायता देनी होगी और आर्थिक रूप से भी उनको सहायता देनी है। कैसे? बच्चे को क्या है, इन बच्चों को क्या है, SC ST को बच्चों को छात्रवृत्ति बहुत ज़्यादा मिलती है ना, छात्रवृत्ति मिलती है ना। आप लोग यूज़ भी करते हो, जो मतलब इन वर्ग से आते हैं वो लोग करते हैं, छात्रवृत्ति मिलती है इनको। तो ये छात्रवृत्ति जो मिल रही है, एक तो 41 में मिल रही है, दूसरी देखो स्पेशल लिखा है 46 के अंदर इस समुदाय के वर्गों को,
तो शिक्षा में अब देखो स्कूल कॉलेज के अंदर क्या है, इनको आरक्षण भी दिया गया था ताकि ये बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में आएँ, और अगर ये बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में आएंगे तो फिर ये क्या है, अपना उत्थान कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, समय समय पर इनकी आर्थिक सहायता भी की गई। तो 46 अनुच्छेद 46 क्या कहता है, SC ST को शिक्षा व अर्थ के यानी शिक्षा व आर्थिक रूप में सहायता देना, आर्थिक रूप से सहायता देना। ठीक है, उसके बाद में अच्छा एक मजेदार बात देखो, क्या अनुच्छेद 46 में इसका ऑप्शन है क्या, OBC का नहीं है। अनुच्छेद 46 में किसका नहीं है, OBC का नहीं है, SC का है, ST का है और अन्य कमजोर वर्ग का आ जाएगा, लेकिन OBC का नाम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अनुच्छेद 47, ये मजेदार है, अनुच्छेद 47 इसमें लिखो, अनुच्छेद 47 में लिखो पोषण स्तर, पोषण स्तर को सुधारना, पोषण स्तर को सुधारना व नशीली वस्तुओं पर सरकार प्रतिबंध कर सकती है, नशीली वस्तुओं पर सरकार प्रतिबंध कर सकती है, नशीली वस्तुओं पर सरकार प्रतिबंध कर सकती है। पोषण का मतलब है जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं ना भाई, उनका जीवन सुधारने के लिए उनका जो खाने की व्यवस्था है, पोषण सुधार करना है ना, उनको खाने की वस्तु मिलेगी तभी तो वो जी सकते हैं। तो अब इन गरीबों को BPL नाम दिया गया है ना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, और उनको क्या है, सरकार ने सहायता दी। ये डिपो जो होते हैं सार्वजनिक प्रणाली की, इनमें जो गेहूं मिलता है, चावल मिलता है या अन्य चीज़ें जो मिलती है, वो अनुच्छेद 47 का प्रयोग कर रही है सरकार। गाँव के अंदर, शहरों के अंदर गरीब लोगों को डिपो से जो गेहूं मिलती है, शायद तक 1 या 2 रुपए किलो मिलती है, और कोरोना काल में तो फ्री मिली थी ना कोरोना काल में 10 किलो। तो जैसे मान अपने राजस्थान की बात करें, राजस्थान सरकार ने क्या किया, 5 किलो तो राजस्थान सरकार दे रही है फ्री, प्लस 5 किलो केंद्र सरकार दे रही है यानी, और उसके बाद कहने वाले लगे थे कि 5 किलो मोदी देंदा है, 5 किलो राज्य देंदी है ना, सानू कणक नहीं मिली, केड़ी नहीं मिली, मोदी वाली नहीं मिली। लोग ये कहने लगे थे, ये है ना, कह रहे थे कि अब कणक नहीं आई, कौन सी नहीं आई, कि मोदी वाली नहीं आई इस बार, कोरोना काल के अंदर ये बात नहीं लगी। तो वो कौन से अनुच्छेद का प्रयोग कर रहे हैं, अनुच्छेद 47 का। राज्य सरकार क्या करती है, राज्य सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि अगर अपने स्टेट के अंदर गरीब लोग हैं तो उनको पोषण सुधारने के लिए क्या है, उनको भोजन की उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, एक अपने ये इंदिरा गांधी रसोई योजना चलाई सरकार ने, चलाई है ना, कोई भूखा नहीं सोएगा, ये लिख लेना साथ में, मैं नीचे लिखा दूंगा, ये ना लोगो है इसका, प्रश्न आया हुआ है, ये हमारे 3rd ग्रेड में आया था, क्या कि कोई भूखा नहीं सोए, इंदिरा गांधी का ना लोगो है, ये शब्द है इसके। इसका मतलब क्या है, सरकार ने क्या किया, 8 रुपये लगेंगे आपके, वैसे तो इस थाली के साथ अपने होटल में खाएं तो 40 या 50 रुपये खर्चा आता है, तो सरकार ने कहा आम नागरिक से हम 8 रुपये लेंगे और बाकी इसकी जो सब्सिडी, जो खर्चा जो आएगा वो सरकार भर रही है। अगर मान लो वो थाली 50 रुपये की बन रही है, 40 रुपये की बन रही है, तो 32, अगर 40 की बन रही है तो 32 रुपये सरकार भर रही है उसका, और 8 रुपये हम भर रहे हैं। तो ये किसका प्रयोग कर रहा है, अनुच्छेद 47 का। गरीबों को जो अनाज मिलता है वो भी किस में आ रहा है, अनुच्छेद 47 में। अब आ जाओ, नस्ली दवाइयाँ बंद होती है, शराब जो है ना, शराब जो मैंने अपने बात की थी, किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है ना शराब। तो कोई भी राज्य अगर चाहे ना तो अपने राज्य के अंदर ये जो शराब के ठेके हैं ना उनको बंद कर सकते हैं, यानी शराब को ओपन रूप में ठेकों के ऊपर बंद कर सकते हैं, नहीं बेचना है ना। क्यों नहीं बेचना, क्योंकि ये क्या है, इस शराब ने है ना भाई इतने लोगों के घर बर्बाद कर दिए। वो एक दिन फिल्म वाला मैंने बताया था ना आपको कि खांसी आ रही है तो एक पैग लगा, इससे खांसी चले जाएगी, नहीं, मेरे बाप की सारी संपत्ति चली गई, और तो और मेरा बाप ही चला गया, तेरी खांसी नहीं जाएगी क्या। तो बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया, घरों को बर्बाद कर दिया शराब ने। तो सरकार क्या है, शराब को बंद कर सकती है। पंजाब, इसमें बिहार, गुजरात के अंदर शराब बंदी है, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ मिलती नहीं है, ब्लैक में सब कुछ मिलती है, लेकिन सरकार नहीं बेच रही, यहाँ सरकार ने बंद कर दी है। जैसे अपने यहाँ जगह जगह ठेके खोल रखे ना, और शाम को 5 बजे और 6 बजे के बाद सर्वाधिक भीड़ होती है गाँव में, गाँव होती है, यही होती है ना, वो लाल डक नीला डक पीने के लिए पहुँच जाते हैं यहाँ जो। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस समय कहा था कोरोना काल के अंदर कि हम दारू के ठेके या शराब के ठेके बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये पंजाबियों की क्या है, रोटी है, ये पंजाबियों क्या है, रोटी है, इसके बगैर रोटी नहीं भाती, क्योंकि बेचारे वो खुद पीते थे इसलिए। तो शराब बंदी,
जो बंद करनी है, शराबबंदी बंद करनी है, ये भी इसी के अंदर आता है। एक अपने राजस्थान और पंजाब के अंदर ना जो ये पोस्त का नशा जो है, इस पर बैन कर रखा है। ये नहीं मिलता अपने को, पहले मिलता था। ये पहले इसके ना ठेके छूटते थे, जैसे दारू के ठेके छूटते ना, पहले इस प्रकार पोस्त के ठेके छूटते थे। तो क्या है कि ये पोस्त जो है ना ये ओपन था, अब नहीं है, पंजाब में नहीं है और राजस्थान में बंद है, लेकिन ब्लैक में मिलता है, रोज पकड़े जा रहे हैं। अब है ना एक दिन ये आए कि एक व्यक्ति ने ना जो पंजाब का था, मैंने उससे पूछा, बड़े बुजुर्ग थे, मैंने उनसे पूछा कि आपके पंजाब में कह रहे हैं या अपने इस एरिया में जो है ये काफ़ी तस्कर पकड़े जा रहे हैं पंजाब के, इसका मतलब पंजाब के लोग ज़्यादा खाते हैं क्या पोस्त? वो कहता है बेटा ऐसे नहीं है, हमारे क्या मजदूर वर्ग ज़्यादा खाते हैं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे? कि मजदूर वर्ग ऐसे खाते हैं कि ये मजदूर वर्ग जो थे ना, जो पहले जो बुजुर्ग हो चुके काफ़ी, ये क्या है पहले खेत में काम करने के लिए जाते थे, खेत में काम करेंगे, पूरा दिन खेत में काम करना है। तो ये जिस जमींदार के खेत में काम करने जाते थे ना, उस जमींदार को ये लगता था कि इनसे काम करवाए रखें। तो उन्होंने क्या किया, उनको वैसे तो नहीं खिलाना शुरू किया, चाय में घोल कर देना शुरू कर दिया इनको। और इनको कब पता ही नहीं चला कि इस चाय के अंदर क्या था। और वो पीने के बाद वो कहते यार चाय बड़ी कड़क बनी है आज, है ना। अपने भी कह देते हैं ना चाय बड़ी कड़क बनी है, पोस्त तो नहीं गिरा गया, कह देते हैं ना, अपने बोल देते हैं कई बारी, है ना। तो वो क्या है, उन्होंने ये कहा कि उसके अंदर ना उन्होंने मिलाना शुरू कर दिया। और कब वो उनके हड्डी के अंदर या उनके शरीर में रम गया पता ही नहीं चला उनको, और बाद में उसकी आदत हो गई। कि फिर बेटा इनको पता चला ना कि हमारे शरीर में इसका नशा लग गया है, कि फिर उनको दिक्कत आनी शुरू होगी और फिर सरकार ने बेचनी बंद कर दी। अब जो खाने वाला है उसको तो चाहिए, खाने वाले को चाहिए, तो फिर क्या है, ये तस्कर लोग क्या है, ये लेके आते हैं और ये ऊंचे दामों में बेचते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ये कंडीशन है इनकी, तभी तो ये कितने तस्कर पकड़े जा रहे हैं, अपने रोज़ आते हैं। और ये पोस्त अब बात आती है कि सरकार इसको उगाना बंद कर दे, तो पोस्त जो है ना वो अफीम से बनता है, और अफीम कभी बंद नहीं होती क्योंकि अफीम की मेडिसिन बनती है। तो अफीम बंद नहीं होगी। हालांकि सरकार लाइसेंस जारी करता है, लाइसेंस के द्वारा अफीम की खेती होती है, चित्तौड़गढ़ बेलवाड़ा कोटा के साइड में लाइसेंस देती है सरकार, खेती बंद नहीं हो क्योंकि उसकी मेडिसिन बनती है, दवाई बनती है। जैसे अपने कई खांसी की दवाई के अंदर अफीम मिली होती है, बहुत तकड़ी अपने खांसी आती है ना, उसको पीने के बाद अगर हम 1 कप चाय पी लेते हैं ऊपर, तो हमारा जो गला जो दर्द कर रहा था ना वो सेट हो जाता है। अफीम इतना, अफीम को अगर मेडिसिन के रूप में ले तो अफीम बढ़िया है, क्योंकि वो अगर कहते हैं ना किसी को अर्ध रगई लकवा हो जाता है तो तुरंत उसको अफीम खिला दे तो वो लकवा सही हो जाता है। ये एक मेडिसिन है, लेकिन अगर इसका ज़्यादातर लगातार सेवन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, नशा बन जाए। जैसे चाय है ना, चाय और कॉफ़ी बहुत खतरनाक चीज़ है, चाय से खतरनाक चीज़ है कॉफ़ी। और अपने शरीर में ना चाय हम लगातार पीते हैं तो हम उसके आदी हो जाते हैं। जैसे शाम को 4, साढ़े 4, 5, 4 बजते हैं ना तो हमारा शरीर मांगने लग जाता है ना, अपने मांगता है ना, भी मन करता है चाय पीने लग जाए। तो वैसे ही जो ये नशा करते हैं ना उनके शरीर में इन चीज़ की कमी महसूस होने लग जाती है। तब सरकार ने क्या है, फिर इनको बचाने के लिए भी ऐसे क्या है, युवा वर्ग इसके अंदर आ जाएगा। और युवा वर्ग आ जाए तो नशे के अंदर कितने घर बर्बाद, और पंजाब में देखना अपने आसपास के अंदर पता नहीं लाखों घर बर्बाद हो गए नशे के अंदर। तब सरकार ने क्या इन पर प्रतिबंध की। शराब से भी क्या नुकसान होता है, शराब ने, मैंने कहा ना, शराब ने, मजाक की बात नहीं है, शराब ने बहुत सारे लोगों को घर उजाड़ दिए, लाखों लोगों की संपत्ति उजड़ गई इस चीज़ से, क्योंकि ये वही बात है, शरीर में लत लगी। तो नशा, जैसे राजस्थान पंजाब में पोस्त बंद और शराबबंदी का जो कार्य है अनुच्छेद 47 के अंदर आता है। ठीक है, तो लिख लो, इसके अंदर लिख लो, शराबबंदी बिहार व गुजरात के अंदर, शराबबंदी बिहार व गुजरात के अंदर, शराबबंदी बिहार व गुजरात वैसे मिल जाती है लेकिन सरकार नहीं बेचती वहाँ पे। ठीक है, अब ये थोड़े दिन पहले बिहार के अंदर खबर आई, जहरीली शराब पीने से 50 लोगों की मृत्यु हो गई। तो वो जहरीली शराब सरकार ने तो नहीं बनाई, किन्हीं लोगों ने मिलाई, है ना, लोग वो क्या है ब्लैक में बना रहे थे और उसमें वो गलतियां रहेगी, कुछ बनाने में कोई चीज़ डल गई हुई ऐसी जो जहरीली बन गई, उसमें लोग मर गए थे। तो पंजाब व गुजरात के अंदर, गुजरात व बिहार के अंदर शराबबंदी, राजस्थान व पंजाब के अंदर, राजस्थान व पंजाब के अंदर पोस्त की बिक्री पर बैन है, पोस्त की बिक्री पर बैन है। तो अनुच्छेद 47 क्या कहता है, अनुच्छेद 47 एक तो कहता है पोषण का स्तर सुधारना है। पोषण समझ गए ना अपने, ये जो गेहूं वगैरह मिलता है ना अपने 1 रुपये 2 रुपये, वो सरकार का क्या बनता है, कर्तव्य। अच्छा, सरकार ये कहते हैं कि हम गेहूं नहीं बांटेंगे राशन कार्ड के ऊपर, तो अपने क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपना अधिकार थोड़ी है, अपने कुछ नहीं कर सकते, नहीं देते। अब जैसे ये सहायता बंद हो गई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की 5 रुपये 5 किलो प्रति व्यक्ति आ रही थी ना, ये बंद हो गई। अब स्टेट गवर्नमेंट वाली मिल रही है 5 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से, तो 10 किलो 20 किलो मिल रही, अब ये बंद होगी तो होगी। अपने क्या करें, ठीक है जितने दिन मिल गई उतने दिन सही,
अपने को ही पता है, क्योंकि अपने कुछ कर नहीं सकते, सरकार पर दबाव थोड़ी बना सकते। अपने ये सोचा ठीक है जितनी मिली जितनी अच्छी, कितने साल मिली, कम से कम 3 साल मिली है, 2020 से लेकर आज तक मिल रही है अपने को। तो अपने को ये सरकार अगर बंद कर दे तो अपने कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा अधिकार नहीं है, ये सरकार का कर्तव्य है, सरकार करना है, बस ये कर्तव्य है सरकार। तो पोषण का स्तर सुधारना प्लस जो नशा है उस पर प्रतिबंध लगाना, शराब बंदी करना, पोस्ट की बंदी करना। अब ये जो मेडिसिन नशा है इस पर कार्रवाई होने लगी है। अब सरकार क्या कर रही है, समय समय पर जो ये मेडिसिन नशा जो आता है ना, ये सबसे खतरनाक नशा है। मेडिसिन कौन सा, जो लोग गोलियां खाते हैं ना, जो लोग गोलियां मेडिसिन खाते हैं, ये सबसे खतरनाक चीज़ें हैं। एक मैं आपको बताऊं, अपने सर दर्द होता है ना, एक MR नाम की गोली आती है पीली सी, आपने लोग यूज़ की होगी, इतनी तेज़ गोली है वो, एक गोली ले लो ना, और सामान्य व्यक्ति कोई लेता है ना जिसने कभी ली नहीं, उसको ऐसे लगा कि पता नहीं आज मैंने क्या खा लिया, उसको चक्कर आते रहते हैं, क्योंकि उसको क्या बन जाता है, उसमें नशा बन जाता है। अब ऐसी गोलियों के लोग 5-5, 6-6 गोली खा ले, तो एवल की गोली आती है ना, उसको बैन कर रखा है, कम मिलती है गोली। पता क्या करते हैं, जो नशेड़ी लोग होते हैं ना, वो पता है एवल का पूरा पत्ता लेंगे, उनको निकाल के इकट्ठी खा जाएंगे ऐसे। लोगों को और कुछ नहीं मिला तो जो विक्स की गोली आती है ना कंठों के लिए, वो आप इकट्ठी खा लो 5-7, उसका भी नशा है। लोगों ने नशे का तोड़ फोड़ ढूंढ रखा है, ठीक है। और एक बात जो आपको मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा नशा कहाँ है, अपने यूज़ नहीं करेंगे कभी भी, हमारे पैरों के पसीनों में। सर्दियों में जिसको पसीना आता है जराब, कई लोग वो पी लेते हैं, अपने नहीं पीते ना, बदबू आती है, लेकिन मानव के पसीने में कहते हैं नशा बहुत होता है, क्योंकि मानव के शरीर का जो अंदर जो वो नमकीन वगैरह जो क्या बोलते हैं उसको, मेरे को साइंस के नाम नहीं आते, वो उस पसीने में मिलकर आते हैं। आपने बाय द वे कभी आपको पसीना आया हुआ है, आपके मुंह में चल जाता है, उसका टेस्ट नमकीन होता है या नहीं होता, देखा ना आपने, देखा ना, इसका भी नशा है। तो लोग वो प्रयोग करते हैं जब कुछ नहीं मिलता उनको। ये बात मैंने एक नशेड़ी से पूछी थी, वो कहता कि ना भाई साहब मैंने की ना मिला नहीं, और तो मैं वो जुगाड़ कर लिया, मतलब मैं बंदा जुगाड़ूंगा, ठीक है। चलो भाई, अनुच्छेद 47। और अपने को क्या आती है, बदबू आती है ना, जरा आप एक दिन पहन या दूसरे दिन धो के पहनते हैं लोग, क्या, क्योंकि वो मजबूर हो चुके हैं, उनका शरीर मांगता है, वो जी नहीं सकते, तड़प होती है उसके अंदर। और एक नशेड़ी को ना और कुछ नहीं चाहिए, कुछ आपको सामने ना, उसके सामने हलवा रख दो, बड़े बड़े पकवान रख दो, नहीं खाएगा, एक तरफ उधर वो, उसका नशा पड़ा, बाकी टूटेगा उसके ऊपर, क्योंकि उसके शरीर की मांग होगी। इसलिए कभी मत करना अपने में, आदित्य जाना की, ठीक है ठीक है, इस रास्ते पे कभी नहीं जाना, साथ छोड़ दो। आपको ये लगे ना, और ये देखना ये सही भी है, आपका अगर कोई मित्र है ना, कोई कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है ना, आप उसका साथ छोड़ने का प्रयास करो। अगर आपका सच्चा दोस्त है ना, वो कभी नहीं कहेगा पी ले, वो आपको कभी नहीं कहेगा। लेकिन आपका दोस्त अगर आपको कोई ये कह रहा है ना, आज आप बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट पी के आए, ये कहे ना आपको, समझ लेना आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है वो आपका, क्योंकि वो आपको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। इसलिए कहते हैं ना कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दोस्त कौन है, हमारी किताबें कभी गलत रास्ते पे नहीं लेके जाती। तो जो हमें गलत रास्ते पे नहीं लेके जाता वही हमारा दोस्त है, जो कहता ला जा दारू पीशा, वो 1-2 बार तो पिला देगा आपको, उसके बाद आपका शरीर खुद फिर है ना, आप 2-3 बार पी लेना, फिर आपका मन करने आज आपको ला आज पार्टी तेरा भाई की तरफ हुए है ना फिर ये चलने लग जाएगा, फिर अब पी के हमारी अंग्रेजी बोलते हैं ना। चलो अनुच्छेद 48 भारत में क्या अंग्रेजी एक स्किल है, और सर्वाधिक यूज होती है कब, रात के 8 बजने के बाद, है ना। आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, इसका मतलब समझ लेना कि वो क्या है तैयार है ना। चलो ठीक है, अनुच्छेद 48। वैसे है ना, कई बार इनको यूज़ करना कभी कभी मेडिसिन के लिए भी ठीक है। कहते हैं शराब जब बहुत ज़्यादा जुकाम होता है, शराब को गर्म करके पी ले तो जुकाम तोड़ देता है, तो ये मेडिसिन के लिए प्रयोग आती है। लेकिन अगर इसको लगातार आती, हर चीज़ की बुरी होती है। हम ज़्यादा दही खा लें, ज़्यादा घी खा लें तो वो भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा देता है। ज़्यादा घी खा लें तो उल्टियाँ वगैरह लग जाती है, हमारा पेट खराब हो जाता है। हाँ, और है ना अल्कोहल, अगर अल्कोहल मार देता है ना, ये चलती थी, क्योंकि उस समय वो अल्कोहल चला था, काफ़ी चला गया, अल्कोहल पी लो थोड़ा सा अंदर जाने दो, क्योंकि वो जो हैंड वॉश आता था उसमें अल्कोहल मिला होता था, तो कहते इसको छोड़ अल्कोहल अंदर ले, है ना तो ये चला था उस समय। अनुच्छेद 48, इसमें लिखो, राज्य कृषि व पशुपालन का आधुनिकीकरण व विज्ञानीकरण करेगा। राज्य कृषि व पशुपालन का आधुनिकीकरण व विज्ञानीकरण करेगा तथा दुधारू पशुओं की नस्ल के सुधार का प्रयास करेगा।
नस्ल के सुधार का प्रयास करेगा, वह गाय वध या गाय के वध जो करते हैं, गाय की हत्या, गो हत्या, उस पर रोक लगाएगा। गाय का वध या गो हत्या पर रोक लगाएगा। तो गाय का वध क्या है, इस पर रोक लगानी है। तो सरकार योजना बना रही है ना कि जो लोग गाय की हत्या करते हैं उस पर प्रतिबंध करें, उसको सजा दे रहे हैं। तो ये सरकार कर्तव्य बनता है, अनुच्छेद 48 कहता है। कर्तव्य है, प्रतिबंधित नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। अच्छा, एक दूसरा अभी अपने क्या है, जस्ट अपने क्या कर रहे हैं कि कृषि के अंदर नए नए प्रयोग हो रहे हैं, अपने बीजों का प्रयोग हो रहा है, तो नए नए बीज आ रहे हैं, फिर हम नई नई फसलों का प्रयोग कर रहे हैं कि ऐसी फसलों को समय क्या समय समय पर राज्य सरकार है ना हमें बताती है कि आप नई नई फसलों का प्रयोग करो, कौन से समय में कौन सी फसलों का प्रयोग करना, ये भी सरकार के आधुनिकीकरण के अनुसार अनुसंधान कर रही है। तो ये कर्तव्य बनता है उसका। दूसरा क्या आता है कि ये जो दुधारू पशु होते हैं, इनकी एक तो नस्ल सुधारना है, और एक जो दुधारू पशुओं के जो द्वारा हम दूध देते हैं उसका भी हमने क्या कर लिया, आधुनिकीकरण कर लिया। तो ये नए नए डेयरी फार्म खुल रहे हैं ना, सुना हुआ डेयरी फार्म खुल रहे हैं ना बड़े बड़े, सरकार इनको सहयोग कर रही है, सब्सिडी दे रही है सरकार इनको। तो ये भी अनुच्छेद 48 के अंदर आता है। अब एक बार क्या हुआ कि ये बहस चलने लगी ऐसे ही कि जैसे अपने बाज़ार में गांव के अंदर ये जो इसको हिंदी में तो सांड बोलते हैं, और अपने बागड़ी भाषा में जैसे पंजाबी इसको ठट्ठा बोलते हैं, और अपने इसको क्या बोलते हैं, बागड़ी का गोदा है ना, और हिंदी में इसको सांड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने भी क्या है, आधुनिकता अपना ली है। जब तक दूध हमारा बिजनेस नहीं था ना, तब तक हमने प्रयोग नहीं किए उस पर। हमारे घर में जितना भी हो रहा है हम घर के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दूध का बिजनेस शुरू होने लग गया तो हमारी विचारधारा बदलने लगी। अब हम ऐसी नस्ल के पशु लाएंगे जो क्या है, कम खाए ज़्यादा दूध दे, जिससे हम व्यापार करना शुरू कर दें। तो हमारे देश के अंदर क्या है, विदेशी नस्ल की पशु आने लगे, जिसमें से जर्सी, अमेरिकन, ये अपने बोलते हैं ना अमेरिका गाय है, जर्सी है। अब इनकी खासियत ये थी कि ये जो है ना, ये दूध ज़्यादा देती हैं गायें, हैं? हाँ, वो जो दूध निकालने वाली महिला होती है, वो उसके बेचारे की उसकी सेवा कम होती है, क्योंकि उसकी लातें लुतें पड़ती रहती है। अब देसी गाय है ना, वो तो एक लिमिट है भी ना, वो ज़्यादा से 3 या 4 महीने दूध देगी, उसके बाद वो लातें लड़ियाँ करना शुरू कर देती है ना। तो उसके पीछे वाले पैर बांधने पड़ते हैं, आगे वाले पैर बांधने पड़ते हैं, कान पकड़ना, पता क्या क्या करना पड़ता है। ये अमेरिकन गाय जो है ना, ये क्या है, लंबे टाइम तक दूध देती है, और दूध की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। तो ये करना शुरू कर दिया। अब आया कि ये ना ऐसे ऐसे क्या है, तकनीक आ गई कि हमें क्या है, बाजार से क्या है, दवाई मिलने लगी या इंजेक्शन आने लगे कि हम वो अगर लगा दें तो हमें क्या है, उस पशु को क्या है, बाद में क्या है, नई नस्ल के पैदा हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ना, जैसे अपने कई बार क्या है कि क्रॉस की सिस्टम जो है, पशुओं क्रॉस के सिस्टम है, वो हम हॉस्पिटल में वहाँ ना ले जाकर क्या है, डॉक्टर को बुलाते हैं, और उससे क्या है, वो उसका कहते हैं टीका रखवा लेते हैं, अपने बोलते हैं ना भाषा के अंदर, टीका रखवा लिया हमने। तो वो जो टीका रखवाते हैं, उससे क्या है कि विदेशों से क्या है, जो शुक्राणु आए थे ना, वो शुक्राणु क्या है, कई बार तो आ जाते हैं ज़्यादा इसके नर के, और कई बार आते हैं इसके ज़्यादा के इसके मादा के। तो जो नर के आएंगे, अब वो पशु जैसे हमारे घर में पैदा हुआ, अब उसको जितने दिन गाय दूध रख देती है उतने दिन उसको हम रखेंगे, बाद उसको हम क्या करते हैं, बाहर ही निकालते हैं। तो इनकी संख्या हम लोगों ने बढ़ाई है। अगर बच्ची पैदा हुई है हमारे घर में तो हमने अंदर रख ली, आता पैसे बटाऊ, ये तो पैसा। और जो अगर ये हुआ जिन आप बोला टोगड़ियों, अगर ये जो होता है उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये कहाँ फिरेगा, फिर हमारे समाज में फिरेगा। लेकिन अगर ये बिजनेस नहीं बनता तो इनकी संख्या इतनी नहीं होती। तो धीरे धीरे क्या, हमने अनुच्छेद 48 का प्रयोग कर लिया, दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार करना है। तो जब सुधार का प्रयास किया तो क्या है, जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसमें अच्छे और बुरे गुण दोनों आते हैं। तो क्या है, इस चीज़ से क्या ये बुरे गुण ये आ गए कि ये पशुओं की संख्या इतनी बढ़ गई कि ये आम मार्केट में घूमने लगे, और आम मानव, कईयों के सींग ही बहुत गंदे गंदे होते हैं, दूर से डर लगता है। और इनका शरीर देखना कितना हष्टपुष्ट होता है, कुछ नहीं खाते, ये भूखे रहते होंगे सारा दिन, फिर भी इनका शरीर पता नहीं कैसे बनता जाता है इनका, है ना, हष्टपुष्ट शरीर बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो नस्ल है ना, उस नस्ल के अंदर ये सिस्टम है इनकी। ठीक है, अनुच्छेद 48। अब आता है अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 48 का, देखिए कोई भी चीज़ शुरुआत होती है इसकी अच्छाई और बुराई दोनों होती है। मोबाइल की विशेषता अच्छाई है तो मोबाइल बुरा भी है ना। बच्चों का बचपन खत्म कर दिया इसने, एक तो बच्चों का तो बचपन बिल्कुल खत्म कर दिया। पहले देखना छोटे छोटे बच्चे होते ना, गली के ग्राउंड के अंदर भरे रहते थे खेलने के लिए, कुछ भी ना खेले ना तो रोड़ा रप्पा मचाए रखते थे। आज के टाइम में क्या, बच्चे दिखते नहीं है ग्राउंड के अंदर। स्कूल से आएंगे, पापा घर पे है, मम्मी, और दोनों के पास फ़ोन होता है। मम्मी वाला तो पैक होता है कि स्कूल से आने वाला मम्मी वाला फ़ोन बच्चों के पास ही होगा। जब मम्मी के पास फ़ोन आना, मम्मी को बोल देते हैं बच्चे, जब तक हम स्कूल में हैं तब तक आपके पास है, हम घर में आ गए तो फ़ोन हमारा
अब सारा दिन उसमें गेम गुम खेलते रहते हैं तो ग्राउंड में आते ही नहीं। तो मोबाइल अच्छा प्रयोग भी है लेकिन बुरा ये डॉक्टरों ने कहना लगे। और आज का सिस्टम ये हो गया कि हम बच्चे को गोदी उठाना नहीं चाहते ना, तो जैसे बच्चा रोने लगे उसको फ़ोन दे देते हैं, बच्चा चुप हो जाता है, वो उसमें व्यस्त हो जाता है फ़ोन के अंदर ही, पता नहीं क्या देखता है क्या नहीं देखता। और माँ में ऐसे कैसे बजन कौन सा करना पड़े। पर ये डॉक्टर कहते हैं कि नुकसानदायक है, ये नुकसानदायक है, बहुत आने वाला। तो मोबाइल के अच्छे और बुरे, इसी प्रकार हर चीज़ की अच्छाई और बुराई भी है। तो अनुच्छेद 48 में जो गायों की नस्ल सुधार है वो अच्छी भी और बुरी भी है। 48 क्या है, इसमें लिखो वन्य व वन्य जीव या पर्यावरण संरक्षण। वन्य व वन्य जीव इंपोर्टेंट लगा लेना, ये इंपोर्टेंट लगाना। अनुच्छेद 47 इसमें जो पोषण स्तर है ना, एक तो वो प्रश्न पूछा जाता है या क्या पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा शराबबंदी जो है वो आगे नीति निर्देशक को दिए जाएंगे, अनुच्छेद दे दिया जाएगा। शराबबंदी पूछ लेगा आपसे वो, शराबबंदी, क्योंकि अब ये चर्चा के अंदर है शराबबंदी, तो अनुच्छेद पूछेगा आपसे इससे कि शराबबंदी जो है वो किस अनुच्छेद के अंदर आता है, या शराबबंदी का उल्लेख जो है किस नीति निर्देशक के अंदर है, तो अनुच्छेद दिए होंगे। तो आपको क्या 47 और 48 के अंदर ना ये कम पूछता है, ये ज़्यादा पूछ लेता है। कौन सा, वन्य जीव व पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव व पर्यावरण संरक्षण। तो वन व वन्य जीव या पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, लिख लिया। अब नीचे वाली लाइन में लिख लो, ये प्रश्न इंपोर्टेंट लेना, ये जो मैं लिखा रहा हूं, पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। एक है ना, अभी पिछले साल 17 सितंबर के आसपास की बात है, नरेंद्र मोदी है ना, इसका जन्मदिन था 15 सितंबर के आसपास। अपने नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री देश के, उनका जन्मदिन था। तो उनके जन्मदिन पर है ना अफ्रीका महाद्वीप से चीते लाए गए थे भारत के अंदर। तो भारत में चीता जो है वो लुप्त प्राय है, यानी लुप्त हो चुके हैं। तो हमने अफ्रीकाई देशों से चीते लाए थे। तो कुछ लोगों ने उसका समर्थन किया और कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया है कि चीतों से क्या होता है, इतने पैसे। अब आए वो ना जो लाए गए चीते हैं ना, वो इसके तहत लाए गए हैं। और अनुच्छेद क्या है, 48 क्या है। सरकार का क्या अर्थ होता है, वन्य जीव व पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी। और वन्य पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो वन्य के जीवन है उनको संरक्षण किया जाएगा। तो हमारे देश के अंदर जो है ना, पहले जो ये बाघ थे ना, इनकी संख्या घट गई थी। इनकी संख्या है ना 400 के आसपास ही आ गई थी। अब तो भारत के अंदर शायद तक ये कह रहे हैं 2500 प्लस हो गए हैं, क्योंकि इसके तहत बाद में इनका क्या किया गया है, संरक्षण किया गया है। तो चीतों की जो भारत के अंदर प्राय लुप्त, पहले भारत में चीते थे, लुप्त हो गए। अब भारत में इन चीतों को दोबारा बसाना है, तब उस महाद्वीप से ये लाए गए। अभी कहते हैं कि भारत के अंदर अफ्रीका महाद्वीप से सफ़ेद बाघ लाए जाएंगे, सफ़ेद रंग के बाघ लाए जाएंगे। वो किसके तहत आ रहे हैं, इसके तहत आ रहे हैं। और अनुच्छेद का कौन सा प्रयोग किया जा रहा है, 48 का, क्योंकि 48 के तहत सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि समय समय पर वन्य जीव को संरक्षण करना है। अब ये मानिए कि जंगल में अगर ये वन्य जीव नहीं रहते हैं, या अपने आसपास वातावरण में अगर पक्षी हमें दिखाई नहीं देना, तो हमारा जीवन जो है ना बहुत ही निरस हो जाएगा और हमारे जीवन में रस नहीं रहेगा। कभी कभी आपको लगता है ना कि आप शाम को जब ये जो दिन ढलने वाला होता है तब पक्षी बहुत सारे उड़ते हैं, उनको देखकर मन खुश होता है कई बार, है ना। तो बड़े बड़े साहित्यकार पक्षियों को लेकर बहुत कुछ लिख दिया। तो अगर मान लो ये पक्षी, ये वन्य जीव हमारे आसपास नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन नहीं चल सकता, निरस्ता आ जाएगी। इसलिए एक तो ये वन पर्यावरण वृक्ष संरक्षण जीव अधिनियम लेके आए, और एक अनुच्छेद 48 के तहत क्या व्यवस्था की गई है कि वन्य और वन्य जीवों को पर्यावरण संरक्षण करना है ताकि मानव समुदाय का जीवन बढ़िया तरीके चल सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है 48 का। उसके बाद लिखो 49, इसमें लिखो अनुच्छेद 49, इसमें लिखो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थल व वस्तुओं का संरक्षण करना। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थल व वस्तुओं का संरक्षण करना। ये दुर्ग वगैरह होते हैं, ये अपने दुर्ग, अपने क्या धरोहर है ना, ये अपने राष्ट्रीय महत्व के विषय है। दुर्ग हो गए, है ना, और पर्यटन के जो और संसाधन हैं तो उनका सरकार संरक्षण करेगी। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 49 में।
क्योंकि ये क्या चीज दिखा, ये दुर्ग जो है ना, ये दुर्ग बने हुए हैं। अब आप कभी इनको देखने जाओ तो आप जब इनको देखने जाओगे ना, तब आप एक चीज देख समझोगे कि मध्यकाल के लोग कैसे थे। मध्यकाल के लोग कैसे थे। आज के पास इतनी आधुनिक, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, हम ऊंचाई पर मशीनों से सामान पहुंचा देते हैं। ये दुर्ग पहाड़ों पर बने होते थे। कैसे बनाए गए हैं इन दुर्गों को, और इतने बड़े बड़े पेड़ पूड़ कैसे बांधे जाते होंगे, मशीनें कौन सी प्रयोग की होगी। अपने तो अगर 20 फुट छात लगानी है, उस पर पेड़ बांधने सोच रहे किया बांधा, है ना। मिस्त्री को कन्फ्यूजिंग हो जाए, अपने को भी होने लगे। और इन लोगों ने 50-50, 60-60 फुट पहले तो ज़मीन से पहाड़ पर, और फिर पहाड़ के ऊपर भी। तो जैसे आप कुंभलगढ़ दुर्ग देखने जाओगे ना, तो अबुल फजल देखने गया था, तो उसने कहा था कि ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है, नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखड़ी पगड़ी भी गिर जाती है। तो मतलब ऐसे देखना पड़ता है उसको, तो पगड़ी तो गिरेगी। अब जो उसको देखने जाएगा तो उसके मन में ये विचार जो रहेगा कैसे बना। अब सरकार अगर इनका संरक्षण ही नहीं करे तो हम क्या देखने जाएंगे। और जब तक हम इन दुर्ग स्मारकों को नहीं देंगे तो हमारा जो अतीत है, हमारा जो बीता हुआ समय है, वो लोग कैसे थे हमें समझ में नहीं आएगा। तो इतिहास और पॉलिटिकल के अंदर है ना एक थ्योरी चलती है, सबाल्टर थ्योरी। वो सबाल्टर थ्योरी है ना, वो क्या करती है, वो इस कम समय में यानी प्राचीन समय में जो सामान्य लोग थे ना, उनका जीवन लिख रही है वो थ्योरी, वो लोग कैसे अपना जीवन बिताते थे। तो मध्यकाल या प्राचीन काल को हम जानने का जो वर्तमान में स्रोत है, ये दुर्ग है। कभी आप जाओगे ना देखने के लिए, जैसे अपने हनुमानगढ़ के पास बटनेर है ना, ये हनुमानगढ़ वाला, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। ये दुर्ग कब बना था, ये दुर्ग बना था 285 ईस्वी में। आज क्या चल रहा है, 2023 ईस्वी। कितना टाइम हो गया इसको, कम से कम 18 या 1900 साल हो गए इसको, 1800 या 1900 साल। और उसके पास है या नहीं है, लेकिन उसके चार दीवारी आज ही खड़ी है। तो सोचिए जिस समय ये बना हुआ था उस समय कितना मौजूद बना था। 285 ईस्वी में पक्की ईंटों से बनाया हुआ है। ईंटें देखिए ना आप लोगों ने, पक्की ईंटें हैं। तो सोचिए उस समय वो कारीगर, मिस्त्री, बनाने वाला व्यक्ति और जो बनवा रहा है वो व्यक्ति कितने महान होंगे। आगरे का ताजमहल है ना, तो एक बार मैं आगरे के ताजमहल के बारे में पढ़ रहा था, तो मेरे सामने क्या आया कि मेरे सामने ये लिखा आया कि इस आगरे के ताजमहल ने बहुत सारे हाथी और घोड़े मार दिए, बहुत सारे घोड़े और हाथी मार दिए। उसकी प्रशंसा तो हो रही है, उसकी प्रशंसा हो रही है कि बहुत सुंदर है, प्रेम का प्रतीक भी दे दिया कि प्रेम का प्रतीक है, जबकि वो शमशान भूमि है। अब शमशान भूमि कभी प्रेम का प्रतीक होता है कि कब्र है उसके अंदर है, उसकी मुमताज़ की और उसके शाहजहां की कब्र है, उसको फिर भी प्रेम का प्रतीक दे दिया, है ना। मजाक वाली बात है, प्रतीक तो प्रेम का है या नहीं, चलो वो तो छोड़ो। लेकिन कहते हैं कि हजारों घोड़ों और हाथियों को मार दिया। तो मेरे समझ में ये नहीं आया कि हाथी और घोड़ों कैसे मार दिया। फिर मैंने इतिहास के टीचर से पूछा कि सर हाथी और घोड़ों कैसे मारा, तो उसने कहा देख बेटा ये मकराना है, ठीक है। उस समय ना तो कोई ट्रेन थी ना कोई ट्रक था, यहाँ से मार्बल लेके जाना है कहाँ पे, आगरा। इस साइड में क्या है, आगरा। अब यहाँ से हाथियों पर वजन लगा रख दिया। अब ये हाथी यहाँ से चलेंगे और ये तभी बैठेंगे जब ये कहाँ पहुँच जाएंगे, आगरा। बीच में बैठेंगे भी नहीं। तो आप सोचिए इतना वजन उस पर रखा हुआ है उन हाथियों पर, पीछे गाड़ी लगे जो भी वजन, वो बीच में बैठे, क्योंकि बैठेंगे तो वो तभी बैठ पाएंगे जब उनसे उनका वजन उतारा जाएगा। और यहाँ पर उनको रखने वाले लोग इतने थे, ये सारे उनके थोड़ी साथ चलेंगे, उनके साथ थोड़ी चलेंगे, तो ये बैठेंगे नहीं, घोड़े नहीं बैठेंगे और ये हाथी बैठेंगे नहीं। और जैसे ही कहते हैं कि ये आगरा पहुँचते, कई तो पहुँचते ही नहीं थे, कई तो रास्ते में ही मर जाते थे। कहते जैसे ही यहाँ पहुँचते थे अपना सामान उतारते थे और एक बार बैठते उसके बाद ये मर जाते थे। तो ये भी चीज़ है। तो अब ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी, जब ये कोई चीज़ बनी हुई है, उनका संरक्षण किया गया, उनका लिखा गया, फिर हमने वो चीज़ें पढ़ी समझी, तब है। तब क्या कहते हैं कि सरकार अनुच्छेद 49 का प्रयोग करके क्या करेगा, इनका संरक्षण करेगा। ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 49। क्या है अनुच्छेद 49 के अंदर है,